नमस्कार, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। आज मैं दिल्ली के नजफगढ़ में हूं और नजफगढ़ में एक तथागत विचार मंच की तरफ से कार्यक्रम किया गया है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं कहेंगे, छोटा सा ही कार्यक्रम है और आप लेकिन इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं और सामने जो ये बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है, साथ में अशोक स्तंभ भी रखा हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस जगह यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, मेन बात की बोधि वृक्ष, वो आप सामने देख सकते हैं कि बोधि वृक्ष के नीचे ये कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी बात क्योंकि कल 12 मई है और 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा की अगर हम बात करें तो उसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, उसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी दिन अगर बात करें तो बुद्ध को जो है बुद्ध मतलब उसी दिन परिनिर्वाण हुआ था उनका। तो उसी सारी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे क्योंकि आज इन लोगों ने यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा को लेकर के कार्यक्रम किया। सर से पहले जान लेते हैं, सर पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं आर.पी. साहू संयोजक हूँ तथागत विचार मंच का, और ये बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर हम लोगों ने संडे का सदुपयोग करते हुए आज ये प्रोग्राम रखा है। और चूँकि ये प्रोग्राम बृहत होने वाला था लेकिन बृहत नहीं हो पाया, चूँकि शासन ने हमें एक तरह से हिदायत दी थी कि अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हम आपके प्रोग्राम को रोक भी सकते हैं। इसलिए हमने इनको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया था और ये बाद में बृहत प्रोग्राम होगा। फिर लेकिन ये कितने सालों से आप बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं? 2009 से लगभग हर साल हम लोग मनाते। पहले यहाँ छोटा मोटा होता है, फिर जगह की कमी की वजह से जगह बदल के हम लोग अलग अलग जगहों पर इसको मनाते हैं, लेकिन यहाँ भी छोटा मोटा प्रोग्राम ज़रूर होता है। यहाँ पर छोटा मोटा प्रोग्राम ज़रूर होता है, लेकिन जगह की कमी की वजह से यहाँ छोटा मोटा प्रोग्राम होता है। लेकिन जब जगह की कमी ना देखते हुए अगर बात करें, पुलिस प्रशासन अगर यहाँ परमिशन दे देता तो ये कार्यक्रम बड़ा होता। तो सर से भी पूछ लेते हैं, सर यहाँ पर अगर देखा जाए कि बुद्ध पूर्णिमा की अगर बात करी जाए, हर जगह पूरे शहरों में बुद्ध पूर्णिमा मन रही है, अम्बेडकर जयंती मनती है, लेकिन सबसे बड़ी बुद्ध पूर्णिमा इस बार बोधगया में मनाई जा रही है। देखिए, बोधगया में अभी जो आंदोलन चल रहा है महाबोधि विहार मुक्ति का, तो निश्चित रूप से पूरे देश का दुनिया का ध्यान वहाँ पर है और निश्चित रूप से आंदोलन की जो रूपरेखा है, जो डिमांड है, वो वाजिब है। और चूँकि हम लोग सरकारी महकमे में हैं जी, तो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब हम देने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन इतना पूछा भी नहीं है। नहीं, इतना ज़रूर है, आपके तीखे सवाल हो सकते हैं, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि निश्चित रूप से हमारे भारतीय संविधान ने हर व्यक्ति को अपना अधिकार दिया है कि वह धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है, अपने विचारों को, संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकता है और उसके जो भी संगठन हैं उसके दायरे में होने चाहिए। तो वहाँ थोड़ा सा इसका अपवाद दिखता है। लेकिन अगर सर देखा जाए जैसे कि तमाम जो बहुजन समाज की अगर बात करें, उसमें संगठन दिन पर दिन नए नए बनते जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक कैसे होंगे? और बुद्ध की भी बात करें तो जगह जगहों पर छोटी छोटी सी बुद्ध पूर्णिमा मनती है। पहले जो थे लोग एक साथ मनाते थे, आज छोटी छोटी जगहों पर 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, तो एकता कैसे आएगी? देखिए, एकता के लिए तो काफ़ी मंथन की ज़रूरत है और चंद शब्दों में उसका जवाब यहाँ पर हम आपको नहीं दे सकते। हाँ, अगर बुद्ध पूर्णिमा हर जगह मनाई जा रही है तो इसमें कोई बुराई मुझे नहीं नज़र आता। घर घर मनाया जाना चाहिए, जैसे बाकी सारे त्यौहार घर घर मनाते हैं, होली, दिवाली, तो बुद्ध पूर्णिमा घर घर क्यों आप भी मनाते हैं? बिल्कुल, हम तो नहीं मनाते। जैसे लोग जिस भारतीय कल्चर में देश में रह रहे हैं तो लोग मनाते हैं घर घर में। तो हमारे लिए तो इससे बड़ा महापर्व कोई है ही नहीं, बल्कि हम यूँ कहें कि बुद्ध को मानने वाले के लिए एक ही पर्व है जिसमें उनका तीनों ही आ जाता है। वैशाख पूर्णिमा को उनका जन्मदिन, महापरिनिर्वाण दिवस, ज्ञान दिवस, इसलिए इसको बुद्ध जयंती कहा गया। तो हमारे लिए तो इससे बड़ा कोई त्यौहार ही नहीं है। तो लेकिन बुद्ध पूर्णिमा पे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही विशाल दिखे लोगों को? जैसे लोग अगर देखें छोटे छोटे त्यौहार भी अपने हिंदू अगर देखें रीति रिवाज के अकॉर्डिंग मनाते हैं, तो वो शोर शराबे के अकॉर्डिंग मतलब बहुत दूर दूर तक पता लगता है कि आज इनका ये त्यौहार है। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा छोटी जगहों पर भी मनाई जाती है तो पता नहीं लगता है कि बुद्ध पूर्णिमा। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार, समाज में जागरूकता आ रही है, अब बहुत लंबे समय से जिस समाज को शिक्षा से दूर रखा गया, जिसने शिक्षा की अहमियत को समझा नहीं या उसे समझने का अवसर नहीं दिया गया, तो अगर वह
इससे दूर है जी या नहीं मना पा रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जी। हाँ, लेकिन जागरूकता डे बाई डे आ रही है जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है। लेकिन बुद्ध ने हमेशा एक मार्ग दिया था कि आप बहुजन समाज में सभी लोग एक हैं, लेकिन यहाँ तो जातियों में लोग बढ़ गए हैं। बुद्ध की बात करते हैं लेकिन जातियों में बढ़ गए हैं, तो कैसे बुद्ध को इसी अपनाएंगे? कमी को दूर करने के लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं। अगर ऐसी बात ना होती तो मुझे नहीं लगता कि सरकारी नौकरी करते हुए हमें तथागत विचार मंच के तहत आकर के काम करने की आवश्यकता होती। तो जो आप सवाल कर रही हैं वो कमियां हैं और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए इस संगठन की भी नींव डाली गई। और आपने जैसा कि सुना होगा, तो ये संगठन कब बना था वैसे? ये संगठन हम लोग बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम तो 2009 से कर रहे हैं, लेकिन संगठन की रूपरेखा मेरे ख्याल से 12-13 में रखी गई है ना। पहले तो ऐसे ही हम लोगों ने बैनर के कहें कि 2009 से कार्यक्रम आप कर रहे थे बुद्ध पूर्णिमा का, लेकिन 12 या 13 से संगठन आपने बनाया। हाँ, हमें आवश्यकता महसूस हुई कि भाई एक संगठन चाहिए, क्योंकि जो भी पहले संगठन कार्य कर रहे थे वह किसी व्यक्तिवाद है ना, जातिवाद, क्षेत्रवाद का शिकार होता नज़र आ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसमें सबको उचित प्रतिनिधित्व मिले और किसी को ये नहीं लगे कि किसी ने अपने पॉकेट का संगठन बना रखा है। जी। तो यहाँ उस तरह से बड़ा सवाल कर दिया आपने कि पॉकेट का संगठन, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बहुजन समाज में संगठन बने वो पॉकेट ही संगठन बने, और लगातार जिस तरीके से कार्यक्रम होते हैं जितने भी संगठन हैं सबने अपना वो कर लिया कि भाई परमानेंट अध्यक्ष वही रहेंगे या उसके परिवार का रहेगा। तो आपके में अध्यक्ष कब कब चेंज होते हैं? हम मैक्सिमम 3 साल, 2 साल का हमारा टर्म है, उसमें हमने, चूँकि हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा भी हमारा मूवमेंट है, तो हमने कंडीशन रखा है कि 3 साल से अधिक के अध्यक्ष का कार्यकाल नहीं होगा, उसमें बदलाव हो जाएगा। हाँ, दूसरे तीसरे कार्यकाल में उनको अवसर दिया जा सकता है, लेकिन अभी उस तरह की स्थिति अच्छा रहा तो, लेकिन वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। और जो लोग पद पर नहीं है वो लोग, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं जो पद पर नहीं है वो भी उनसे ज़्यादा बेहतर बढ़ चढ़ के एक पद, तो एक सम्मान कह लीजिए या संगठन की एक रूपरेखा कहिए। यहाँ हमारे संगठन में यह देखा गया है कि पद लोलुपता नहीं है, या जो और संगठनों में होती है कि अगर पद होगा तो ही हम कार्य करेंगे, अगर पद नहीं होगा तो हमारे पास हम कोई कार्य नहीं करेंगे। नहीं है, अभी तक हमने देखा है कि जो भी हमारे संयोजक रहे हैं उन्होंने स्वेच्छा से अपने दूसरे साथी को पद को ट्रांसफ़र किया है, और ये अच्छी परंपरा है। चलिए, हाँ, एक सर और हैं हमारे साथ, और ये अध्यक्ष हैं इसके तथागत विचार मंच के, इनसे भी जान लेते हैं। सर, थोड़ा सा पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद, मैं पेशा से शिक्षक हूँ और इस तथागत विचार मंच के एक समर्पित कार्य करता हूँ। इसके विचारों को मैं चाहता हूँ छात्रों के बीच, शिक्षकों के बीच और ग्रामीण और जो कॉलोनियों में लोग, चाहे वो लेबर हो, मजदूर हो, इनके बीच इन विचारों को मैं ले जाता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ, तो उसको आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए और हमारी विचारों को सुने। ये हमारा उद्देश्य है। यह कार्यक्रम हम लोग 2009 से चलाते आ रहे हैं। लेकिन अगर बुद्ध पूर्णिमा की बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, बुद्ध पूर्णिमा हमारे विचार से तथागत गौतम बुद्ध का जन्म से रिलेटेड है जी। और इसे दिन पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही तथागत गौतम बुद्ध का आज से 2567 वर्ष पहले 2567 वर्ष पहले जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी वन में जी। समझ गई? तो वहाँ जन्म हुआ था। और इनका दूसरा जन्म बिहार के गया जिला में पीपल के वृक्ष के नज़दीक तपस्या करते हुए जो बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये पेड़ के नीचे, हाँ, तो ये दूसरा जन्म हुआ था। और ये महासंयोग कहना चाहिए विश्व के स्तर पर, जो ये 87 वर्ष की अवस्था में इसका परिनिर्वाण यानी देहांत भी बुद्ध पूर्णिमा बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तीनों चीज़ें एक ही दिन हुई, इसलिए त्रिविध पावनी बौद्ध पूर्णिमा इसे कहा जाता है। यानी तीनों कार्य, जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और देहावसान यानी परिनिर्वाण उसी दिन हुआ। इसलिए यह
दिन विश्व के इतिहास में अनुकरणीय है और इसका कोई सानी नहीं है। ये सर्वोपरि एक पर्व है। इसे हम लोग ये तीनों जो इस महापुरुष के साथ ये घटना घटी, इसलिए इसको विश्व में हम सबसे अजूबा घटना मानते हैं, सबसे अद्वितीय अवसर मानता हूँ और इसे इसी तरह से मनाता हूँ। चलिए और मैं पेशा से शिक्षक हूँ और इस कार्यक्रम को मैं क्लास में विशेष रूप से इस दिन जब विद्यालय खुलता है तो चाहे सम्राट अशोका की हो, रवि माने कबीर की जयंती हो, चाहे सावित्रीबाई फूले की जयंती हो, इन जयंतियों को जिन्होंने अपने जीवन से समाज को ऊंचा उठाने के लिए कार्यक्रम किया और लोगों में जन जागृति फैलाया, इसको मैं छात्रों के बीच में ले जा कर के उससे कहता हूं कि इसे सीखो, प्रेरणा लो और अपने माता पिता को भी आप संदेश दो। और मैं तो अपनी सो करके उठता हूँ तो अपनी पत्नी को नमो बुद्धाय कहता हूँ और अपनी पत्नी को भी कहता हूँ कि आप भी मुझे नमो बुद्धाय शब्द से ही संबोधित करें। और ये बड़ी बात है कि सर ने कहा कि मैं सुबह उठता हूँ तो अपनी पत्नी को नमो बुद्धाय करता हूँ और पत्नी से बोलता हूँ कि वो मुझे नमो बुद्धाय करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है कि तमाम जो हमारे समाज के लोग हैं आज भी कहीं ना कहीं मनुवादी विचारधारा में हैं और मनुवाद को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अगर अम्बेडकरवाद की बात करें या बुद्ध के विचारों की बात करें तो उन्हें अभी तक प्रॉपर तरीके से भी पंचशील का ज्ञान नहीं है। बाकी खैर छोड़िए, इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कार्यक्रम की रूपरेखा थी या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ मैंने दिखाया आप लोगों को। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।